हेलो बच्चों, मैं बीजी मिश्रा स्कूल से सुषमा शर्मा कक्षा 11 में आप सबको आज काव्य खंड से पाठ 4 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है वे आँखें। पाठ 4 वे आँखें काव्य खंड से। सबसे पहले कवि परिचय देखिए। सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है इसे। इनका मूल नाम गोसाई दत्त, जन्म 1900, कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा आदि इनकी रचनाएं हैं। सम्मान इन्हें मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। तो बच्चों, ये सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ यानी जो किसी भारी छत को संभालने का काम करते हैं, तो इसे स्तंभ कहा जाता है। तो इस तरह से छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंद पंत प्रकृति के चितेरे कवि। प्रकृति के चितेरे यानी प्रकृति को मानने वाले, बहुत प्रशंसक। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है, यानी प्रमाणित है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावाद कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तन, प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। नाटक भी इन्होंने लिखा, कहानी भी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। प्रस्तुत कविता में पंत वे आँखें नाम से जो पंत जी ने लिखा है, प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। आहत यानी दुखी करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसा ही इनकी कविता में कुछ संदेश है। तो बच्चों, आइए देखते हैं इस कविता को। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब उन जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तिन तिन से आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। बच्चों, ये आपका तो कविता हुआ। कठिन शब्द देखिए। सरीखी यानी समान, चितवन दृष्टि, दारुण घोर, निर्दय कठोर, बेदखल कब्जे से अलग करना, कारकुन जमींदार के कारिंदे क्लर्क। तो ये इसका भावार्थ देखिए काव्य का। पहले थोड़ा, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। सुमित्रा नंदन पंत ने मूलतः छायावादी कवि हैं, मगर उनकी कविताओं में विचार के स्तर पर परिवर्तन होता रहा है। प्रस्तुत कविता में उनके प्रगतिशील विचार अभिव्यक्त हुआ है, जिसमें भारतीय किसान की दुर्दशा और बेबसी का यथार्थ चित्रण हुआ है। यहाँ कवि चारों ओर से शोषण की मार खा रहे किसान की दारुण स्थिति, कठिन स्थिति, कठोर स्थिति का चित्रण करते हुए कहता है कि शोषित पीड़ित किसान की गड्ढों में धंसी हुई आँखें, यानी जब वृद्ध हो जाते हैं तो आँखें धंस जाती हैं अंदर की तरफ, तो गड्ढों में धंसी हुई आँखें अंधेरी गहन गुफा की तरह दिखती हैं। जैसे अंधेरे में अंधेरी, बहुत गहरी अंधेरी हो, अंधेरा हो और उसमें कुछ चमक रही हो।
हल्का सा। तो ऐसी उनकी आंखें दिख रही, किसकी? किसान की। ऐसी आंखों से मन डरता है। अर्थात लगातार शोषण, कर्ज और नाना प्रकार के जुल्मों को सहता आ रहा किसान घोर गरीबी और अभावग्रस्त जीवन जी रहा है। उसके जीवन में कोई रोशनी, खुशी के आसार नजर नहीं आ रहा है। उसके जीवन में दुख, दैन्य का मौन रुदन छाया हुआ है। यह कहे भी तो किससे कहें। एक समय था जब भारत का किसान स्वाधीन था। उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, क्योंकि वह किसी का मोहताज नहीं था। उसके पास अपने खेत थे। वही किसान आज अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे इस कदर उपेक्षित कर दिया है कि समस्याओं के दलदल में घिरा हुआ छोड़कर किनारे की तरह बहकर उसे दूर चला गया है। कोई उसकी सुनने या मदद करने वाला नहीं रह गया है। आइए अब दूसरे पैरा का देखें भावार्थ। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह गुंजन से हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तिन तिन से आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि एक और जहाँ किसानों की सुखद विगत यानी पुराने समय में सुखद स्थितियों का वर्णन करता है, वहीं दूसरी ओर उसकी आज की दयनीय स्थिति का भी चित्रण करता है। किसान अपनी खुशी के दिनों को याद करता है, जब उसके अपने खेत में फसल लहराती थी। फसल उसकी आंखों में आज भी लहराती है। दुर्भाग्यवश आज वह उसी खेत से बेदखल कर दिया गया है, अर्थात शोषकों, ब्याजखोरों ने उसकी ज़मीन हड़प ली है। वह ज़मीन जिस पर उगी फसल उसके जीवन की हरियाली थी, जिसे देखकर हर्षित होता था, आज वह सब कुछ लुट गया है। अगले पैराग्राफ में कवि बताता है कि किसान का अपना प्यारा बेटा था, वह भुलाए नहीं भूलता। सदैव उसका चेहरा उसकी आंखों में घुमा करता है। वह लाडला जिसकी जमींदारी के कारिंदों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। जवानी में ही मारे गए बेटे को एक किसान पिता कैसे सह सकता है। उसकी निर्मम हत्या से उसके बुढ़ापे की लाठी ही छिन गई थी। तो आइए बच्चों आगे अगला पैरा तक देखिए। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, बरधों की जोड़ी यानी बैलों। उजरी उसके सिवा किसे कपास दुहाने आती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि आगे कहता है प्रस्तुत पंक्ति में कि कवि ने भारतीय किसान के निर्मम यानी कोई दया का भाव ना हो, हृदय विदारक तस्वीर प्रस्तुत की है उस समय की। महाजन ने किसान की आवश्यकता पर कर्ज क्या दिया, मनमाने ढंग से अंधी लूट ही मचा दी। उसका ऐसा शोषण किया कि वह कहीं का न रहा। महाजन ने मूलधन तो ठीक, परंतु ऊंचे ब्याज की एक एक कौड़ी का हिसाब वसूल किया। उस बेबस किसान का घर हड़प लिया। इतने पर भी जी नहीं भरा तो किसान के बैलों की जोड़ी की नीलामी करके पैसे वसूले। उन बैलों की जोड़ी को भुला नहीं पाता। रह रहकर उसकी आंखों में चुभती है। बैलों की जोड़ी की नीलामी क्या हुई, उसकी रोजी रोटी का साधन ही छीन लिया गया। किसान अपनी प्यारी गाय की, जिसका नाम उजली था, उसे भी याद करता है। दुधारू गाय किसान के घर आंगन की शोभा होती है। वह उसके सिवाय अन्य किसी को अपने पास दूध दुहने को फटकने तक न देती थी। मजदूरी के कारण प्यारी उजली गाय को उसे बेचना पड़ा। अपनी प्यारी जीवों को एक एक करके खोने का दंश किसान को रह रह कर कचोटता है, यानी पीड़ा पहुंचाता है। दंश यानी दुख, मन बेचैन होता है। ये सारे दुखद दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरने लगते हैं। उसकी सुख भरी खेती, उसके जीवन का आनंद उल्लास उमंग सब कुछ उजड़ गया है। उसकी आंखों में बेबसी, निराशा और हताशा के बादल छाए हुए हैं। अब आगे का पैरा देखिए। बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। बच्चों आगे का पैराग्राफ सुनिए।
किसान की करुण कहानी को आगे बढ़ाते हुए कवि कहता है कि चारों ओर से शोषण के शिकंजे में फंसा किसान घोर आर्थिक दिली में जीता है। तंगली यानी कि बहुत कष्ट का जीवन जीने पर विवश है, पैसे पैसे तरसने लगता है। ऐसे में बीमार पत्नी का इलाज कैसे करवाता? दया दारू के अभाव में ही मर गई। अपनी बेबस स्थितियों को याद करते उसकी आंखें डबडबा आती, यानी आंसू भर आते हैं आंखों में। पत्नी की मृत्यु को 2 दिन बाद उसकी प्यारी सी नन्ही सी बिटिया भी देखभाल के अभाव में चल बसती है, यानी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसान के जवान बेटे की हत्या हो जाने से अब घर में उसकी जवान पुत्रवधू बची हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था, किंतु उसे पतिघातिन समझाता था। पतिघातिन ने पति को ख़त्म करने वाली। भारतीय समाज ही रूढ़ मान्यताओं के अनुसार पत्नी के रहते जवान पति मर जाए तो उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, उसे पति की हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। लक्ष्मी इस कलंक को कैसे सह पाती? इतना ही नहीं, कोतवाल ने पूछताछ के बहाने बुलवाकर उसकी इज्जत लूटी। रक्षक ही बच्चक बन गया। आखिर उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार किसान का अपना भरा पूरा परिवार तबाह हो गया। बच्चों आगे अगला पैरा देखिए। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की शुद्ध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। बच्चों इस पैराग्राफ में काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि ने एक और भारतीय किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। यही भारतीय समाज की नारी विरोधी रुग्ण मानसिकता भी उजागर की, रुग्ण यानी बीमार मानसिकता को उजागर किया है। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु इतनी नहीं सालती जितनी कि जवान बेटे की। वह सोचता है पत्नी तो पैरों की जूती है, फटने पर दूसरी पहनी जा सकती है, यानी दूसरी शादी कर सकती है। अर्थात जिस प्रकार जूती फटने पर दूसरी खरीदी या पहनी जाती है, वैसे ही पत्नी की मृत्यु पर दूसरा विवाह करके घर बसाया जा सकता है। मगर जवान बेटे की याद आते ही वह व्याकुल हो जाता है, उसकी छाती मानो फटने लगती है। पुत्र वत्सल पिता के लिए अपने पुत्र की हत्या असहनीय है। किसान को अपने अतीत की खुशहाली के दिनों की याद आते ही उसकी आंखों में खुशी की चमक या खुशी की लहर दौड़ जाती है। वे खुशी के दिन जब उसके पास अपना खेत था, घर था, बैलों की जोड़ी थी, प्यारी दुधारू गाय थी, प्रिय पत्नी थी, प्यारी सी नन्ही सी बिटिया थी, जवान बेटा था, पुत्रवधू थी, यानी भरा पूरा घर था। मगर जैसे उसे यथार्थ का आभास होता है, वे सुखद प्रीति कर यादें अचानक उसे घोर निराशा में धकेल देती है। उसकी नज़र कहीं शून्य में खोकर पथरा जाती हैं। ऐसी स्थिति में वही सुखद यादें तीखी नोक के समान उसके रोम रोम में चुभने लगती है। तो बच्चों ये आपका पाठ 4 समाप्त हुआ यहाँ भावार्थ के साथ, और आशा करती हूँ कि अर्थ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगला पाठ को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।